लकड़ी के मोती से खुद ही अपने आप को और ताकतवर बनाया जा सकता था। देविका ने अपने बगीचे को अलग अलग तरीकों के पौधों और फूलों से भर दिया था ताकि छोटे कमल को अभ्यास करने में मदद मिले। छोटा कमल अपने हाथ में लकड़ी के मोती पकड़कर तालाब में उतर गया। वो तालाब गुलाबी रंग के कमल से भरा हुआ था और अब उसमें एक सफेद चमकता हुआ कमल भी आ गया था। इसलिए पौधों वाली संबंधी आत्मा को उगाना और उसका पालन पोषण करना इतना आसान होता था। बस उन्हें किसी सही जगह पर उगा दो और आपका काम हो जाता था। अब छोटा कमल हर वक्त देविका के साथ नहीं रह सकता था क्योंकि उसे अपने आप पर ध्यान देने के लिए कुछ समय की जरूरत थी। देविका को इस बारे में कोई फर्क नहीं पड़ा और वो शांति से प्याले में रखे कमल के बीज का ख्याल रख रही थी। वो प्याला शहद वाली वाइन से पूरा भरा हुआ था और एक ही रात के अंदर उसमें से आधी वाइन गायब हो गई थी। इसका मतलब ये था कि वो कमल के बीज उगाने के लक्षण दिखा रही थी। ये कमल का बीज तो काफी तेज गति से उग रहा था। देविका ने थोड़ी सी आत्मिक शक्ति तो जमा कर ली थी, पर जिस गति से कमल का बीज शहद वाली वाइन का इस्तेमाल कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि 2 दिन में उसकी एक बोतल खत्म हो जाएगी और फिर देविका को महल जाकर वापस इसे लेना होगा। दरवाजे पर किसी ने खटखटाया और देविका दरवाजे की ओर मुड़कर बोली, अंदर आ जाओ। देविका ने कुछ देर तक इंतजार किया पर कोई भी अंदर नहीं आया। कि देखकर देविका आगे बढ़ी और दरवाजा खोलकर देखा तो उसे पता चला कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा नहीं था, बल्कि एक खूबसूरत सी बोतल जमीन पर रखी हुई थी। इस बोतल में से जो खुशबू आ रही थी वो शहद वाली वाइन से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। देविका समझ गई थी कि ये बोतल किसने भेजी थी। देविका बोतल उठाकर अपने कमरे से बाहर चली गई। सूर्यांश देविका को जाते हुए देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया। अब देविका गौरव मौर्य के कमरे में आ चुकी थी। उसने देखा कि गौरव मौर्य कुछ लिख रहे थे और अशोक उनके बाजू में शांति से खड़ा था। जैसे ही देविका गौरव मौर्य के कमरे में दाखिल हुई, गौरव मौर्य का चेहरा खुशी से चमक उठा। देविका, चाचा जी, ये वाइन की बोतल आपके लिए है। देविका ने बोतल टेबल पर रखते हुए कहा। शहद वाली वाइन? गौरव मौर्य ने मुस्कुराकर पूछा। गौरव मौर्य को पता चल गया था कि देविका को राजकुमार अर्णव ने शहद वाली वाइन की एक बोतल दी थी। नहीं, ये शहद वाली वाइन नहीं है। क्या मैं अभी ये वाइन पी सकता हूँ? क्या मेरा शरीर ये संभाल सकता है? गौरव मौर्य को उस वाइन के बारे में कुछ नहीं पूछना था। एक छोटी ग्लास से कुछ मुसीबत नहीं होगी। ये वाइन भी काफी उत्तम प्रकार की है। देविका को वाइन में किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं थी। शहद वाली वाइन तो उसे उस कमल के बीज के लिए चाहिए थी। ये वाइन भी बहुत अच्छी थी, पर देविका को वो वाइन खेती बाड़ी में मदद नहीं करती, इसलिए देविका को उस वाइन से कोई लेना देना नहीं था। ये कितनी अच्छी बात है, शुक्रिया। गौरव मौर्य ने मुस्कुराते हुए देविका को बोला। देविका ने अपना सिर हिलाया और कमरे से चली गई। अशोक इज्जत से झुका और देविका को जाते हुए देखा। कमरे के बाहर खड़े रहकर एक लंबा सा साया खिड़की से सब कुछ देख रहा था। उसने ये भी देख लिया था कि देविका ने उसकी दी हुई वाइन किसी और को तोहफे के तौर पर दे दी थी। वो ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। अगर वो उस वाइन को कमल के बीज के प्याले में रख देती तो वो बहुत नाराज होता। ये लड़की वाइन पीती तो नहीं थी, पर कमल के बीज को उगाने के लिए वाइन का इस्तेमाल करती थी। अगर ये वाइन फूल पौधे उगाने के लिए इस्तेमाल हो रही थी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। किसी की दी हुई वाइन किसी और को तोहफे के तौर पर देना और उसे फूल पौधे उगाने में इस्तेमाल न करना, ये तो अच्छी बात थी, है ना? 2 दिन के बाद देविका मौर्य फिर से राजकुमार अर्णव से मिलने महल गई थी। इस बार भी वो घर पर एक शहद वाली वाइन की बोतल के साथ लौटी थी। राजकुमार अर्णव की सबसे कीमती चीज शहद वाली वाइन को पैसा भी नहीं खरीद सकता था, पर देविका जब भी महल जाती उसे हर वक्त ये वाइन मिलती थी। जब भी वो राजकुमार अर्णव से मिलने के बाद घर वापस आती, उसके हाथों में हमेशा एक बोतल जरूर रहती थी। ये देखकर सब लोगों ने पक्का कर दिया था कि देविका मौर्य और राजकुमार अर्णव साथ में थे। लोगों ने बातें जारी रखी और अफवाहें भी फैलती गई। राजकुमार तरुण को दावत के दिन जो राजकुमार अर्णव ने बोला था वो अब भी याद था। एक दिन जब देविका राजकुमार अर्णव से मिलने महल पहुंची, राजकुमार तरुण ने तेजाश्री को भी वहीं पर बुला लिया था। देविका राजकुमार अर्णव के कमरे में उनकी धड़कन चेक कर रही थी। पिछले कुछ दिनों में राजकुमार अर्णव के शरीर में बहुत सारा जहर निकल चुका था और अभी उन्हें पहले से बहुत अच्छा लग रहा था। उनके चेहरे को उसका रंग वापस मिल गया था। जब राजकुमार अर्णव को पता चला कि राजकुमार तरुण भी वहाँ आने वाला है तो वो कुछ परेशान से हो गए। पक्का उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, वरना वो इस समय पर यहाँ बिल्कुल नहीं आता। राजकुमार अर्णव ने बोला। उन दोनों भाइयों के बीच अच्छे रिश्ते नहीं थे। राजकुमार अर्णव की माँ महारानी थी, तरुण की माँ एक दासी थी। महारानी के गुजर जाने के बाद उस दासी ने उनकी जगह ले ली और महाराज की पसंदीदा भी बन गई। देविका ने राजकुमार अर्णव की धड़कन चेक कर ली थी। उसने बोला, अब जब तुम इतने अच्छे से ठीक हो रहे हो, कुछ लोगों को ये बात भा नहीं रही है। राजकुमार अर्णव ने उनके बदलते स्वास्थ्य को छुपाया नहीं था और देविका ने ये छुपाने से मना किया था। ऐसे बेवकूफ और मूर्ख राजकुमार का साथ कौन देगा? उसे अपनी इज्जत वापस कमानी पड़ेगी। उसे साम्राज्य के लोगों के साथ वापस मिलना जुलना पड़ेगा। ये बात देविका और राजकुमार अर्णव अच्छी तरह से समझ गए थे। देखते हैं वो मेरा राजकुमार अर्णव क्या बिगाड़ सकता है। राजकुमार अर्णव ने गुस्से से भरी आंखों के साथ बोला,
राजकुमार अर्णव की स्थिति स्थिर नहीं थी और महाराज को अपनी इज्जत नहीं बर्बाद करनी थी, इसलिए न ही राजकुमार अर्णव कुछ गलत कदम उठाएंगे और न ही राजकुमार तरुण। कुछ ही देर में राजकुमार तरुण और तेजाश्री कमरे में एकदम आराम से आए। पूरे साम्राज्य में राजकुमार तरुण अपने रूप के लिए माने जाते थे। तेजाश्री एक सुंदर परी की तरह तैयार होकर आई थी। राजकुमार तरुण और तेजाश्री एकदम शिष्ट और सुंदर दिखाई दे रहे थे। भैया, मैंने आपको कितने दिनों से नहीं देखा, आपके चेहरे का रंग वापस आ गया है, राजकुमार तरुण ने अंदर आते हुए कहा। राजकुमार तरुण कमरे में बैठी देविका को देखकर चौंक गए। राजकुमार तरुण को कुछ बेचैनी सी होने लग गई और उनके पास अप्रसन्नता छाने लग गई। पहले कभी देविका के रूप की उन्होंने इतनी तारीफ इसलिए नहीं की थी क्योंकि वो बहुत ही गुस्से वाली और शरारती थी। देविका ने हमेशा से ही राजकुमार तरुण को प्यार से देखा था, पर अभी उसकी आंखों में राजकुमार तरुण के लिए सिर्फ और सिर्फ गुस्सा भरा हुआ था। वो तो बहुत दूर की बात थी। देविका तो राजकुमार तरुण की ओर देख भी नहीं रही थी। ये बदलाव देखकर ऐसा लग रहा था कि देविका अब एकदम से बदल चुकी है। उसकी सुंदरता अब उसके व्यक्तित्व के साथ मिलने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि वो एक बर्फीली कमल थी, एकदम सुंदर और नायाब। देविका ने भी आज तेजाश्री की तरह सफेद रंग के कपड़े पहने थे। वो आराम से एक कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। उसका अपनी आंखें उठाने का भी कोई इरादा नहीं था। दोनों औरतों ने सफेद रंग के कपड़े पहने थे। दोनों के व्यक्तित्व अकल्पनीय थे और दोनों ही अत्यंत खूबसूरत थे। पर फिर भी देविका को देखने के बाद राजकुमार तरुण को ऐसा लगा कि तेजाश्री देविका से कम खूबसूरत थी। देविका में ये फर्क था कि वो ऐसी थी कि उसे बाकी की दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो वहाँ पर इतनी शांति से बैठी थी, ये चीज भी एकदम स्वाभाविक थी। उसके बैठने का तरीका भी बिल्कुल सही था, जबकि तेजाश्री की आदतें ऐसी लगती थी मानो कि वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो। राजकुमार तरुण को लगा कि वो पागल हो रहा था क्योंकि उसे देविका ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा बेहतर लग रही थी। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमार तरुण कभी नहीं मानेंगे कि उसके मन में ऐसा ख्याल भी आ सकता है। चिंता करने के लिए शुक्रिया तरुण। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आज अचानक तुमसे मुलाकात कैसे हुई? राजकुमार अर्णव ने राजकुमार तरुण को बोला। मुझे ये सुनकर इतनी खुशी हुई कि आपका स्वास्थ्य हर दिन सुधरता जा रहा है। मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि आपको तेजाश्री के हाथ की बनी विशेष दवाई दे सकूं। ये दवाइयाँ काफी लाभदायक हैं। मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको पूरा लाभ मिले। राजकुमार तरुण के बाजू में बैठी तेजाश्री ने दवाई की डिब्बी निकालकर टेबल पर रख दी। राजकुमार तरुण ने अपनी चिंता तो जरूर दिखाई, पर यह चिंता कुछ देर से नहीं आई थी। देविका की आंखें सारा समय उसकी किताब पर थी। उसे उन लोगों की बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। अगर राजकुमार अर्णव को तेजाश्री की दवाइयाँ पहले मिलती तो शायद वो उन्हें ले भी लेता, पर अभी तो देविका उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दे रही थी और इसके बाद से राजकुमार अर्णव का स्वास्थ्य काफी अच्छा हुआ था। देविका के तरीकों ने चौंका देने वाले परिणाम दिखाए थे, इसीलिए अभी राजकुमार अर्णव को तेजाश्री की दवाइयों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। राजकुमार अर्णव के हिसाब से देविका एक महात्मा थी जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती थी। शुक्रिया, राजकुमार अर्णव ने कहा, पर राजकुमार अर्णव वो दवाई लेने के लिए आगे नहीं बढ़े। ये देखकर राजकुमार तरुण ने तेजाश्री को देखा। तेजाश्री राजकुमार अर्णव का जवाब सुनकर उदास सी हो गई। क्या आपको मेरी दवाइयों से नफरत है राजकुमार? तेजाश्री ने राजकुमार अर्णव से पूछा। तेजाश्री राय वंश की शिष्या थी। जहाँ पर भी जाती थी लोग उसका आदर करते थे। उसने कोई भी चीज किसी को भी इतनी आसानी से नहीं दी थी, पर जब वो इस शहर में आई थी उसकी इज्जत के साथ 3 बार खिलवाड़ हो चुका था। पहले तो उसे मौर्य महल में इनकार किया गया था। दूसरी बार उसका इनकार भूतिया शहर में हुआ था, जब उस बुजुर्ग चाचा ने उसका रक्षक काढ़ा लेने से मना कर दिया था, और अब राजकुमार अर्णव ने दवाई न लेकर उसका इनकार कर दिया था। तेजाश्री ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो राय वंश की शिष्या थी और सब लोग उसकी इज्जत करते थे, पर यहाँ तो सब लोगों ने बस उसका मजाक उड़ाया था। तेजाश्री, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मेरा स्वास्थ्य अब मुझे कोई परेशानी नहीं दे रहा है। मुझे ये विशेष दवाइयाँ बेकार में नहीं इस्तेमाल करनी है, राजकुमार अर्णव ने तेजाश्री को बोला। राजकुमार तरुण ने देखा कि तेजाश्री का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, इसलिए उसने बात ही बदल दी। भैया, कुछ दिनों से आपकी मनोदशा काफी अच्छी है। मैं बस आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप जिससे भी बात करें जरा संभल कर करें। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। जब से राजकुमार तरुण राजकुमार अर्णव के कमरे में आया था, देविका ने उसे एक बार भी नहीं देखा था। इस बात से राजकुमार तरुण को बहुत गुस्सा आया था। उसे देविका में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसे देविका का ये बर्ताव अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी यहीं तक। अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ आपसे।